तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सोचेंगे मैं प्राची में फिर से आपका इस प्यारे से चैनल साइंस बाय प्राची में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम आप सभी के लिए लेकर गए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास, जो कि है क्लास 12 फिजिक्स। संपूर्ण बुक का आपके टोटल जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो अति लघुत्तरीय क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को आज हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आप कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए। आपको जैसा कि पता है, ये आज पार्ट 2 है। पार्ट 1 यानी कि टॉप 10 क्वेश्चन इसके पहले पार्ट 1 में हो चुके हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके पार्ट 1 देख करके आइए, उसके बाद पार्ट 2 देखिए। क्लास जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में ये सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं और आपको पता ही होगा। नहीं पता तो आप आंसर उठा करके देख लीजिए कि जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मान लीजिए 70 नंबर का आपका पूर्णांक है, तो उसमें 60 नंबर जो होता है वो आपका प्रीवियस ईयर जो पहले एग्जाम हो चुके हैं उन्हीं से क्वेश्चंस आपके रहते हैं। आपके पास बुक है, आप कहीं से बुक्स है, आंसर है, कहीं से भी आप दे सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर अच्छे से समझ सकते हैं कि मैम जो बता रही हूँ वो सही बता रही हूँ नहीं बता रही हूँ। तो क्लास आप पूरा अंत तक देखिएगा, और अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो क्लास को शेयर भी कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सब्सक्राइब करने में आपको कुछ नहीं जाता, बस यही है कि सब्सक्राइब करेंगे तो मैम को भी मोटिवेशन मिलेगा। आप लोग हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, ज़्यादा शेयर करेंगे तो हमको भी मोटिवेशन मिलेगा कि आप सपोर्ट कर रहे हैं चैनल को, और हम आपको आपके लिए इससे भी और बेहतरीन आपकी एग्जाम के लिए तैयारी आगे करा सकेंगे। तो क्लास आपको पूरा देखना है, कॉपी पेन लेकर के बैठ जाने हैं। सारे क्वेश्चन मैं गारंटी के साथ कर रही हूँ, 30 क्वेश्चन आपको कराने वाली हूँ। 30 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, आज है टॉप 10 क्वेश्चन फिर से। उसके बाद एक पार्ट 3 और आएगा, पार्ट 3 को भी देखिएगा, क्योंकि पार्ट 1 में मतलब पहले क्वेश्चन थे, उसके बाद में पार्ट 2 में उससे भी ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन, पार्ट 3 में उससे भी ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन आपके लिए हैं। वैसे टॉप 30 क्वेश्चन नाम ही उसका, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं। आप सबको महत्व देंगे, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसे आप महत्व नहीं देंगे। इसके बाद में सबसे ज़्यादा आपको पता है कि अति लघुत्तरीय क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, मतलब ज़्यादा क्या, ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो तो आप कर ले जाएंगे, जो मैं बताऊंगी इतने डेरिवेशन आप पढ़ लीजिएगा, वही डेरिवेशन कंफर्म एग्जाम में आएगा। लेकिन है आपका अति लघुत्तरीय क्वेश्चन जिसमें आपका नंबर सबसे ज़्यादा कटता है। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। और जो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, ध्यान समझिए, क्वेश्चन आज के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, इसलिए आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हुए समझते हुए चलेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन को उदाहरण सहित आपको परिभाषित करना है। तो पहले आप हेडिंग बनाएंगे, एग्जाम में भी प्रश्नोत्तर संख्या डालने के बाद हेडिंग बनाएंगे नाभिकीय विखंडन। क्या हेडिंग बनाएंगे? नाभिकीय विखंडन। जैसे कि नाम से ही पता है कि नाभिक अगर टूटेगा, विखंडित होगा, टूटेगा, तो उसी को हम क्या कहेंगे? नाभिकीय विखंडन। ठीक है, तो आइए समझते हैं। लिखिए, आप लिखिएगा क्या एग्जाम में लिखिएगा, जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉनों की बमबारी कराई जाती है। बमबारी मतलब न्यूट्रॉनों की बौछार कराई जाती है, बमबारी की जाती है, तो वह लगभग समान आकार वाले तत्वों के नाभिकों में विभक्त हो जाता है। तो जो आपका नाभिक होता है वो लगभग समान आकार वाले, लगभग समान आकार वाले तत्वों के नाभिकों में विखंडित मतलब विभक्त हो जाता है। इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन कहते हैं। ध्यान समझिए, यहाँ पर यूरेनियम जैसे एग्जाम्पल आप उदाहरण में देंगे तो यूरेनियम दिया गया है, जिसका परमाणु भार होता है 235 और परमाणु क्रमांक होता है 92, ठीक है, 92। उस पर अगर न्यूट्रॉनों की आप बौछार कराएंगे, न्यूट्रॉनों की बमबारी कराएंगे, तो वो लगभग समान आकार वालों तत्वों के नाभिकों में विभक्त हो जाता है। बनेगा कितना, क्या बनेगा यहाँ पर 1, और यहाँ पे 141 परमाणु भार है ब्रोमीन का, और 56 यहाँ पर क्या है? इसका परमाणु क्रमांक है। ब्रोमीन बनेगा और क्या बनेगा? क्रिप्टॉन बनेगा, यानी कि 36 इसका परमाणु क्रमांक है, 92 इसका क्या है? परमाणु भार है। और प्लस में यहाँ पर 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, और साथ ही साथ बहुत ही भारी मात्रा में ऊर्जा भी निर्मुक्त होगी, निकलेगी, जो कि है कितना? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। तो आपको एग्जाम में अपना
पूरा नंबर पाना है, 2 नंबर पूरा पाना है, तो आपको करना क्या है, हेडिंग बनाना है नाभिकीय विखंडन। और देखिए जैसे लॉन्ग होता है क्वेश्चन, आप कहीं से अगर नहीं याद है, बीच में कहीं नहीं याद है, आपको नहीं याद रहा है, आप थोड़ा बहुत बना के लिख देते हैं, लेकिन अति लघु क्वेश्चन में आपको बना के नहीं लिखना होता है। अगर आप बना के भी लिखते हैं नंबर कट जाएगा, पूरा कट जाएगा, एक भी नंबर नहीं मिलेगा, इसलिए आप अच्छे से तैयार करके जाएंगे। तो क्या है, जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन की बमबारी कराई जाती है तो वह लगभग समान आकार के नाभिक के तत्वों में विभक्त हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। आपको एग्जाम्पल भी ये एग्जाम्पल दे करके आना है, यूरेनियम का एग्जाम्पल आपको देना है, जो कि टूटेगा किसमें, ब्रोमीन में, और क्रिप्टॉन में टूट जाएगा ये। तो इस प्रक्रिया को, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन में नाभिकीय संलयन भी पूछा, क्या नाभिकीय संलयन, तो नाभिकीय संलयन क्या है, ध्यान समझिए। फिर से आप हेडिंग बनाएंगे नाभिकीय संलयन, क्या हेडिंग बनाएंगे, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन का मतलब होता है, संलयन मतलब होता है जुड़ना, विखंडन मतलब होता है टूटना। नाभिकीय संलयन क्या है, लिखेंगे जब 2 हल्के परमाणुओं के नाभिक संयुक्त होकर नया नाभिक बनाते हैं। जब 2 हल्के परमाणुओं के नाभिक जो होते हैं आपस में संयुक्त मतलब मिल करके नए नाभिक बनाते हैं, तो इस प्रक्रिया में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निर्मुक्त होती है। इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन। 2 हल्के परमाणु के नाभिक आपस में जुड़ते हैं और एक नए नाभिक का निर्माण करते हैं, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप देंगे एग्जाम में अपने, क्योंकि एग्जाम्पल सही पूछा है, तो 1s2 मतलब हाइड्रोजन लिया गया है, 2 हाइड्रोजन आपस में, जब 2 हाइड्रोजन परमाणु आपस में जब जुड़ेंगे, एक तीसरे नाभिक का, एक तीसरे परमाणु का निर्माण करेंगे, जो कि है 2He4 हीलियम, और साथ ही साथ ऊर्जा भी निर्मुक्त होगी, 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की यहाँ पे ऊर्जा निर्मुक्त होगी। तो आपको इतना लिखना है, पूरा दोनों लिखना है, तब जाकर के आप 2 नंबर पाएंगे। आप 2 नंबर क्या, 1 नंबर क्या, आधा नंबर के लिए भी आप अपने एग्जाम के लिए मेहनत कीजिए। आधा नंबर भी, 1 नंबर भी बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। आप दोनों क्वेश्चन, दोनों डिफिनेशन को नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आप नोट कर लिए होंगे, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। और जो आज का दूसरा क्वेश्चन है वो है अनुगमन वेग, और अनुगमन वेग तथा, यहाँ तथा कर लीजिएगा, तथा विशिष्ट चालकता के संबंध का समीकरण लिखिए। अनुगमन वेग तथा विशिष्ट चालकता के संबंध का समीकरण हमको लिखना है। तो आइए हम समझते हैं दोनों में रिलेशन क्या होता है। आइए, यहाँ आप लिखेंगे सबसे पहले एग्जाम में भी अपने कि हम जानते हैं, क्या हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि जो J होता है, धारा घनत्व तो आप जिसे कहते हैं, वो सिग्मा इंटू ई के इक्वल होता है। क्या जानते हैं, जो J होता है धारा घनत्व, तो वो सिग्मा यानी कि विशिष्ट चालकता तथा यहाँ पर E क्या है, वैद्युत क्षेत्र के इक्वल होता है। ये इक्वेशन आप फर्स्ट बनाएंगे। और हम एक फार्मूला और जानते हैं धारा घनत्व का, ये I/A के बराबर होता है। ठीक है, धारा बटे में क्या, क्षेत्रफल के भी क्या होता है, बराबर होता है क्या, धारा घनत्व। J क्या है, धारा घनत्व। अभी सबके बारे में लिखेंगे कौन क्या है। और हम ये पढ़े हैं कि जो I होता है, क्या, जो I होता है, ध्यान समझिए, I बराबर होता है NeAVD, ये होता है NeAVD। तो यहाँ I के स्थान पे, ध्यान समझिए, I के स्थान पे अगर हम क्या रख दें, I के स्थान पे अगर हम NeAVD रख दें, अपान में A तो है ही है, A से A क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, J बराबर मिलेगा Ne और यहाँ पर क्या, VD, Ne और क्या, VD। क्वेश्चन नंबर क्या बन जाएगा आपका, सेकंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड। फिर से समझिए, हम J बराबर सूत्र एक जानते हैं, सिग्मा इंटू ई होता है, और हम J बराबर ये भी जानते हैं कि I/A होता है, और I का फार्मूला होता है NeAVD, जिससे A से A कैंसिल हो गया। हमको J बराबर नया फार्मूला क्या मिला, NeVD मिला। क्या मिला, NeVD। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान समझिए, अगर जो J की वैल्यू आई है NeVD, ये उठा के हम समीकरण नंबर 1 में रख दें, जो समीकरण 2 की वैल्यू समीकरण अगर 1 में रख देंगे, ध्यान समझिए, यहाँ लिख रहे हैं हम, लिखेंगे आप क्या, समीकरण 2 का मान समीकरण इसमें
समीकरण एक में रखने पर अगर आप इक्वेशन फर्स्ट में दोनों वैल्यू रख देंगे, यहाँ पे जे के स्थान पे एन ई वी डी रख देंगे, तो यहाँ से मिलेगा एन ई वी डी इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। क्या मिलेगा? सिग्मा इंटू ई। तो यहाँ से अगर आप किसका मान निकाले, अगर आप यहाँ से सिग्मा का मान निकाले तो यहाँ से सिग्मा आप बराबर आपको मिल जाएगा, सिग्मा बराबर एन ई और यहाँ पर वी डी अपान में क्या मिलेगा? ई मिलेगा। ठीक है, ये ठीक है। अब जहां पर आप लिखेंगे, हम इधर लिख रहे हैं, बल्कि आपके पास जगह होगी तो आप नीचे ही लिखिएगा, जहां कौन क्या है इसको बता दीजिए। तो जहां जे क्या है? धारा घनत्व। क्या है? धारा घनत्व। ठीक है। और यहाँ पर क्या कहते हैं? सिग्मा क्या है? विशिष्ट चालकता। क्या है? विशिष्ट चालकता। ठीक है। और वीडी क्या है? अनुगमन वेग। क्या है? अनुगमन वेग। ठीक है। उसके बाद में और क्या बच रहा है? और ई तो जानते हैं, और ई बच रहा है, सॉरी ई, वो क्या है? वैद्युत क्षेत्र। ई क्या है? वैद्युत क्षेत्र। ठीक है। हमको निकालना किसमें संबंध था? अनुगमन वेग, जिसको हम वीडी से लिख रहे हैं, और किसमें? विशिष्ट चालकता जिसको हम सिग्मा से लिख रहे हैं। इन दोनों में संबंध निकालना था। तो सिग्मा क्या है? विशिष्ट चालकता। वीडी क्या है? अनुगमन वेग है। दोनों एक दूसरे क्या है? समानुपाती है। क्या है? जो सिग्मा है वो समानुपाती है किसके? वीडी के। और यही क्या है? आपका रिलेशन है दोनों। ठीक है। 2 नंबर का सवाल आता है, 2 नंबर क्वेश्चन आता है, आपको 2 नंबर पूरा मिलेगा। इसके साथ साथ मैं बोल रही हूँ, आप एक क्वेश्चन और तैयार करके जाएंगे, अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध, या फिर अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध। तो आप इसको नोट कर लीजिए, और जो 2 क्वेश्चन बोले हैं आप उसको भी अच्छे से कर लीजिएगा। तो चलिए, आप इसे नोट कर लिए होंगे। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन नंबर 3, वो है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान समझिए। यहाँ पे नाभिक के द्रव्यमान, क्षति एवं बंधन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। क्या क्या आपसे पूछा है? आपसे पूछा है नाभिक की द्रव्यमान, क्षति, ठीक है, एवं बंधन ऊर्जा, मतलब नाभिक की ही बंधन ऊर्जा को हमको क्या करना है? परिभाषित करना है। आप अपने एग्जाम में प्रश्नोत्तर संख्या डालने के बाद हेडिंग बनाएंगे द्रव्यमान, क्षति एवं बंधन ऊर्जा। ठीक है, द्रव्यमान, क्षति एवं बंधन ऊर्जा, उसमें भी आप हेडिंग बनाएंगे ए द्रव्यमान क्षति। क्या? पहले हम समझेंगे द्रव्यमान क्षति, उसके बाद हम समझेंगे क्या? बंधन ऊर्जा। द्रव्यमान क्षति क्या है? ध्यान समझिए। किसी परमाणु के नाभिक का द्रव्यमान, नाभिक में उपस्थित किसी परमाणु का नाभिक का जो द्रव्यमान है, ध्यान समझो, मान लो क्या है? कोई परमाणु है और ये उसका क्या है? नाभिक है। ठीक है, ये जो उसका नाभिक है, तो किसी परमाणु के नाभिक का द्रव्यमान, उसमें उपस्थित न्यूक्लियानो मतलब होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। न्यूक्लियन को क्या बोलेंगे? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अलग अलग ना कह करके उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। उपस्थित न्यूक्लियनों के द्रव्यमान से कुछ कम होता है, कुछ क्या होता है? कम होता है। द्रव्यमान के इस अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। जैसे जो नाभिक का परमाणु का जो नाभिक है, इसका जो द्रव्यमान है, ध्यान समझो, जो परमाणु का नाभिक है इसका जो द्रव्यमान है, और जो न्यूक्लियस के द्रव्यमान होते हैं अलग से, जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान होते हैं, उनके द्रव्यमान से कुछ डिफरेंट होता है दोनों में। जो परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं उनका द्रव्यमान, और जो अलग से अगर हम बोले न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है, दोनों के द्रव्यमान में, दोनों के भार में क्या होता है? डिफरेंस होता है। और इसी डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? द्रव्यमान क्षति कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्यमान क्षति। तो आप परिभाषा सूत्र क्या लिखोगे? द्रव्यमान क्षति बराबर आप लिखोगे यहाँ पे, ध्यान समझो,
द्रव्यमान क्षति बराबर आप लिखोगे न्यूक्लियनों के द्रव्यमान का योग माइनस का क्या, नाभिक का द्रव्यमान। न्यूक्लियनों के द्रव्यमान का योग माइनस नाभिक का द्रव्यमान। या फिर आप मैथमेटिक्स रूप में फार्मूला लिखना चाहते हो तो आप क्या लिख सकते हो, इसे हम किससे डिनोट करेंगे, डेल्टा एम से। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा एम से। डेल्टा एम इज इक्वल टू जेड एम पी। जेड एम पी क्या है, प्रोटोनों का द्रव्यमान, और प्लस में ए माइनस जेड, ए क्या है, परमाणु भार, और जेड क्या है, परमाणु क्रमांक, और एमएन क्या है यहाँ पर आपको, न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान। ये सूत्र किसका होता है, द्रव्यमान क्षति का होता है। डेल्टा एम से इसको डिनोट करते हैं। तो यहाँ हम समझे क्या, द्रव्यमान क्षति क्या है, क्या द्रव्यमान क्षति क्या है। जो नाभिक का द्रव्यमान होता है और जो न्यूक्लियनों का द्रव्यमान होता है, दोनों के द्रव्यमानों में क्या होता है, कुछ डिफरेंट होता है, क्या होता है, कुछ अंतर होता है। उसी अंतर को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान क्षति कहते हैं। अब हम समझते हैं क्या, बंधन ऊर्जा। क्या समझते हैं, नाभिकीय बंधन ऊर्जा। चाहे आप बंधन ऊर्जा बोलो, चाहे आप क्या बोलो, नाभिकीय बंधन ऊर्जा। इसे हम ईबी से डिनोट करते हैं या फिर डेल्टा ईबी से डिनोट करते हैं। किससे, ऊर्जा को या एनर्जी बोलते हैं ना आप, तो या तो ईबी से डिनोट करेंगे या फिर आप किससे डिनोट करेंगे इसको, डेल्टा ईबी से। क्या होता है ध्यान समझिए, यहाँ है जब, क्या है जब, एक सेकंड, ये है आपका जब। जब न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों से मिलकर नाभिक बनाया जाता है। किससे, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर नाभिक बनता है, ठीक है। जब न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों से मिलकर नाभिक बनाया जाता है तो नाभिक के द्रव्यमान में कमी आ जाती है। जब नाभिक बनाया जाता है, अभी आपको पढ़ाया द्रव्यमान क्षति, तो अलग से जो न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स होते हैं उनके द्रव्यमान से और जो नाभिक का द्रव्यमान होता है उसमें क्या होता है, अंतर होता है। तो वही लिखा गया है, जब न्यूट्रॉनों व प्रोटॉनों को मिलाकर नाभिक बनाया जाता है तो नाभिक के द्रव्यमान में कमी आ जाती है, अर्थात द्रव्यमान क्षति उत्पन्न होती है। ठीक है, द्रव्यमान क्षति उत्पन्न होती है जो आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के अनुसार ऊर्जा रूपांतरित हो जाती है, ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। जब दो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर के कोई नाभिक बनाया जाता है तो उनके द्रव्यमान में क्या होती है, कमी आ जाती है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, द्रव्यमान क्षति बोलते हैं। और जो आइंस्टीन की ऊर्जा द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार किसमें कन्वर्ट होती है, ऊर्जा के रूप में रूपांतरित हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, नाभिकीय बंधन ऊर्जा। तो नाभिकीय बंधन ऊर्जा बराबर आप सूत्र लिखेंगे आइंस्टीन के समीकरण के अनुसार E इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। E इक्वल टू एम सी स्क्वायर आप पढ़े होंगे, जहां पर m क्या है आपका, यहाँ से आपका द्रव्यमान क्षति है। क्या है, द्रव्यमान क्षति। तो अभी हम इसके पहले आपको द्रव्यमान क्षति का सूत्र पढ़ाए थे ये। तो ये जो वैल्यू है यहाँ आप डेल्टा m के स्थान पर उठा के रख दीजिए इंटू में डेल्टा सी स्क्वायर। ये आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से द्रव्यमान क्षति यानी कि बंधन ऊर्जा का सूत्र मिल जाएगा। बंधन ऊर्जा को हम किसे लेंगे, जूल से लिखेंगे। तो ये आपका आज का क्वेश्चन नंबर 3 हुआ और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको लग रहा होगा कि मैम मेहनत कर रही है मेरे, तो आपका भी फर्ज बनता है चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, क्योंकि आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, जबकि आपको कुछ भी नहीं आता है सब्सक्राइब करने में। तो चलिए क्लास में इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, और जो अगला क्वेश्चन है वो है हमारा चौथा क्वेश्चन है एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। क्या एम्पियर का परिपथीय नियम, इंपॉर्टेंट। एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, स्टेटमेंट है, आपको याद रखना है स्टेटमेंट। ध्यान समझिए, आप हेडिंग बनाएंगे एम्पियर का परिपथीय नियम, लिखेंगे क्या है, क्या एम्पियर का परिपथीय नियम, इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, एग्जाम में बढ़िया लिखेंगे क्योंकि स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट आपको याद करके भी जाना है और अच्छे से लिख जाना है। किसी बंद वक्र के लिए, किसकी बात हो रही है, बंद वक्र यानी कि बंद पृष्ठ की बात हो रही है, कोई भी बंद पृष्ठ, ठीक है। किसी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र B का जो रेखीय समाकलन होता है, क्या चुंबकीय क्षेत्र, इसको आप चुंबकीय क्षेत्र यहाँ लगा लीजिए वेक्टर। चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन होता है, समाकलन पथ द्वारा घिरी कुल धारा I का म्यू नॉट गुना होता है, ठीक है।
किसी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र B का, किसी बंद, कोई भी बंद आपका यहाँ पर वक्र है, इसके लिए जो चुंबकीय क्षेत्र B का जो रेखीय समाकलन होता है, ये क्या है, रेखीय समाकलन का सिंबल है। क्या है, रेखीय समाकलन का सिंबल है। ठीक है, ये रेखीय समाकलन का सिंबल है। रेखीय समाकलन होता है वो क्या होता है, पथ द्वारा घिरी कुल धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। ये क्या है, एम्पियर का परिपथीय नियम। यहाँ पर होल इंटीग्रेशन B.dl इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I। ठीक है, ये सेंटेंस आपको याद रख के जाना है। उसके साथ साथ में ये छोटा सा फार्मूला आपको लिख करके आना है। आपको 2 नंबर का आएगा और 2 मार्क्स जो हैं आपको पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 वो है 1 किलोवाट घंटा का मान जूल में ज्ञात करना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होगा क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। 1 किलोवाट घंटा का मान आपको किसमें कन्वर्ट करना है, जूल में कन्वर्ट करना है। आइए करते हैं हम। तो यहाँ पर हम जानते हैं, ध्यान समझिए, यहाँ पर क्या है, 1 किलोवाट घंटा है। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा। 1 किलो में कितना क्या होता है, 1 किलोवाट में कितना वाट होता है, तो आपको याद रखना 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है। ठीक है, किलोवाट को हमने किस में कन्वर्ट किया, वाट में कन्वर्ट किया। 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है। क्लियर है। उसके बाद में यहाँ पर एक घंटा की बात हो रही है, यानी कि 1 घंटे में कितना मिनट होता है, कितना होता है 1 घंटा, सॉरी यहाँ पर 1 घंटा लिखते हैं, क्या 1 घंटा। ठीक है, 1 घंटा। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर हम उसके आगे करते हैं 1000 और वाट का मात्रक होता है जूल प्रति सेकंड। क्या होता है, जूल प्रति सेकंड। ठीक, जूल प्रति सेकंड। और हम ये जानते हैं जब यहाँ सेकंड आ गया तो घंटे को भी हमको किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड में कन्वर्ट करना है। 1 घंटे में आपको पता है 3600 सेकंड होते हैं। क्या होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। ठीक है, यहाँ सेकंड से सेकंड क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या, यहाँ से आपका बचा 1000 और मल्टीप्लाई कितना, 3600 और क्या, जूल, सॉरी 36 डाल लीजिए, 3600 जूल। ठीक है, अब इसका आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 से कम 36 हो जाएगा। ठीक है, 36 से कम 36, और यहाँ पर 3 जीरो, यहाँ पर कितना जीरो है, 2 जीरो, कितना जीरो, 5 जीरो, 3 जीरो और 2 जीरो, और यहाँ पर क्या, JOULE, जूल। ठीक है, अब ध्यान समझिए। अब हमको ये जो वैल्यू आपकी आई इतनी बड़ी, फिजिक्स में ऐसे लिखते नहीं है, मानक रूप में लिखते हैं। इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ जो दशमलव है, मान लेते हैं दशमलव यहाँ है, दशमलव को यहाँ खिसकाते हैं, तो 3 और दशमलव कितना 6 बुरे 10 घात कितना ला देंगे, कितना अंक की तरह किसका है, 6, 5 जीरो था, 1 ये था, 6, और यहाँ पर क्या, क्लियर है। यही आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना था, 1 किलोवाट घंटा का मान जूल में कन्वर्ट करना था, जो कि हमने जूल में कन्वर्ट कर दिया। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लें, फिर हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नोट कर लिए, अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। और जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 6 है आज का। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, पढ़ देते हैं क्वेश्चन एक बार। क्वेश्चन बोल रहा है संट से क्या अभिप्राय है। संट आप फिजिक्स में सुने होंगे, संट से क्या अभिप्राय है। तो संट होता क्या, हेडिंग बना लीजिएगा आप, संट एग्जाम में अपने लिखेंगे, जब किसी कुंडली के साथ समांतर क्रम में कम प्रतिरोध के तार को जोड़ा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, संट कहते हैं। जब किसी कुंडली के साथ
समांतर क्रम में कम प्रतिरोध के तार को जोड़ा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, शंट कहते हैं। आप इतना लिख करके आएंगे और 2 नंबर आप पा जाएंगे, लेकिन हाँ बना के नहीं, आपको रियल लिख के आना, सही से लिख के आना है। तो शंट आपको समझ में आ गया होगा। शंट क्या है, जब किसी कुंडली के साथ समांतर क्रम में किसी कम प्रतिरोध वाले तार को जोड़ा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, शंट कहते हैं। इस क्वेश्चन को भी आप लोग लिख लीजिए और उसके बाद अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, और जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो है, ये तो हो गया है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। वो है आपका, क्या समझिए, 7n14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना करें। ठीक है, क्या है 7n14, आपको नाभिक का परमाणु क्रमांक दिया है कितना, 7, और इसका परमाणु भार कितना दिया है आपको, 14। पर कूलाम आवेश की गणना करना है, हमको क्या निकालना है, Q का मान हमको फाइंड करना है। हमको दिया क्या क्या गया है, हमको केवल दिया गया है 7n और क्या 14 हमको दिया गया है। ये क्या होता है, परमाणु भार होता है, और परमाणु क्रमांक होता है Z, और ये क्या होता है, परमाणु भार होता है A। ठीक है, तो हमको पता है, हमको आवेश निकालना है। आवेश का सूत्र हम जानते हैं N×E होता है। क्या होता है, N×E होता है। तो ये भी हम जानते हैं, जो परमाणु क्रमांक होता है वो न्यूट्रॉनों की इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर। N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E क्या है, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि वो यहाँ से n की वैल्यू पता है, तो Q बराबर n की वैल्यू कितना रखेंगे आप, 7 इंटू E की वैल्यू आप जानते हैं 1.6 इंटू 10 पावर माइनस का 19 होता है। कितना होता है, माइनस का 19 और कूलाम होता है। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पाएंगे 11.2 गुणे 10 घात माइनस का कितना हो जाएगा, 19 कूलाम के बराबर हो जाएगा। यही आपका हो जाएगा यहाँ से क्या आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आप नोट कर लें, फिर हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो है, ध्यान समझिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक तरंग के तरंगाग्र की परिभाषा लिखना है। क्या लिखना है, एक तरंग के तरंगाग्र की परिभाषा लिखना। अब तरंगाग्र क्या होता है, ध्यान समझिए। तो हेडिंग बनाएंगे आप तरंगाग्र। क्या हेडिंग बनाएंगे, तरंगाग्र। अब तरंगाग्र क्या है, ध्यान समझिए। लिखेंगे क्या आप, यदि किसी माध्यम में कोई पृष्ठ खींचे, यदि किसी माध्यम में कोई पृष्ठ खींचे कि जिसमें उपस्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो तो ऐसे पृष्ठ को हम क्या कहते हैं, तरंगाग्र कहते हैं। जैसे आप यहाँ हम खड़े हैं, दूसरा कोई व्यक्ति है और एक रस्सी दोनों को पकड़ा दिया जाए, तो उसको हम इस प्रकार से उसको हम लाइन खींचे, उस प्रकार से हम खींचे कि जो कण की दिशा, जैसे यहाँ पर ध्यान समझिए, ये है कोई 2 व्यक्ति, यहाँ पर कोई एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान समझिए, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है और यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है। ठीक है, और यहाँ भी कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है और यहाँ भी कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से मान लीजिए कोई रस्सी पकड़ा है, ये ऐसे जा रही है रस्सी। ठीक है, एक सेकंड, रस्सी ऐसे 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 जा रही है। उसके बाद में ये वाली भी रस्सी ऐसे 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 जा रही है। तो जो देखिए यहाँ पर जो कण थे, यहाँ पर क्या है, ये जो गर्त में कण है ये यहाँ भी गर्त में है, जो यहाँ पर शीर्ष पे है ये शीर्ष पे है। तो इसी पूरी घटना को हम क्या कहते हैं, तरंगाग्र कहते हैं। वही लिखा हुआ है, यदि किसी माध्यम में कोई ऐसा पृष्ठ खींचे कि जिसमें उपस्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो। क्या हो, कंपन की समान कला में हो, तो इसे हम क्या कहते हैं, इस पृष्ठ को हम क्या कहते हैं, तरंगाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं, तरंगाग्र कहते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए, चित्र ना बनाइएगा, आप परिभाषा केवल लिखिएगा। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लिए होंगे। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। आज है क्वेश्चन नंबर 9। क्या, क्वेश्चन नंबर 9 में बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो है, लेंज का नियम क्या है। क्या इंपॉर्टेंट आपसे बन सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेंज का नियम। अति लघु क्वेश्चन में आपको लेंज का नियम पूछ सकते हैं। अनुगमन वेग ये हो चुका है। ठीक है, लेंज का नियम। लेंज का नियम क्या है, ध्यान समझिए, हेडिंग बनाएंगे आप लेंज का नियम। लेंज के नियम के अनुसार किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उसी कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह यह स्वयं उत्पन्न होती है।
ठीक है। आप इतना स्टेटमेंट लिख के आएंगे कि लेंज के नियम के अनुसार किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उसी कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह उत्पन्न होती है। और ये जो सिद्धांत है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। लेंज का नियम आपसे पूछ सकते हैं किस पर आधारित है, तो आप लिखेंगे यह ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा स्टार पॉइंट पे लिखेंगे ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है, सिद्धांत पर कार्य करता है, कार्य करता। आप इतना लिख के आएंगे, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन भी अच्छे से नोट कर लें। फिर आज के लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल क्या है ध्यान समझिए, लिखा हुआ है √3 अपवर्तनांक वाले माध्यम में अपवर्तन कोण ज्ञात कीजिए। अपवर्तन कोण आपको ज्ञात करना है, जबकि आपतन कोण कितना है 60 डिग्री है। आपको दिया क्या है, पहले आप इसे लिखेंगे, क्या दिया हुआ है यहाँ पर ध्यान समझिए, आप लिखेंगे दिया है, क्या दिया है। और दिया में क्या क्या दिया है ध्यान समझिए, आपको दिया है में आपको √3 अपवर्तनांक यानी कि आपको अपवर्तनांक का मान n का मान दिया है कितना √3 दिया है। उसके बाद में अपवर्तन कोण आपको r का मान ज्ञात करना है, जबकि आपतन कोण I का मान आपको कितना दिया है 60 दिया है। स्नेल का नियम लगा देंगे, किसका नियम, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम क्या होता है ध्यान समझिए, स्नेल का नियम आप लगाएंगे n sin I, थोड़ा ऊपर लिखते हैं n यहाँ से लिखते हैं ऊपर से, n sin I अपान sin R, ये लिखिए, ठीक है। साइन r साइन r की वैल्यू निकालना है, मतलब r की वैल्यू निकालना है, इसको इधर बुला लीजिए। तो साइन r हो जाएगा साइन I बटे में क्या n। तो साइन r साइन I की वैल्यू कितनी है, साइन I की वैल्यू है कितना 60, कितना साइन 60, कितना साइन 60, ठीक है साइन 60 बटे में n की वैल्यू कितनी है √3, क्या है √3। और हम साइन 60 की वैल्यू जानते हैं कितना होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, क्या होती है √3/2 होती है। और बटे में क्या है √3 पहले से ही है, √3 से √3 क्या हो जाएगी कैंसिल आउट हो जाएगा। साइन I को क्या मिलेगा, साइन r मिलेगा हमको यहाँ से कितना 1/2। और साइन r अगर इसको हम साइन के रूप में देखें तो साइन किसकी वैल्यू है 30 डिग्री की वैल्यू है। तो यहाँ साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, r जो आपका अपवर्तन कोण मिलेगा वो कितने मिलेगा 30 डिग्री, क्या मिलेगा 30, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आप इसे भी नोट कर लें। तो आज के ये थे टॉप 10 क्वेश्चन, आप इस सारे क्वेश्चन को कर लिए होंगे। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बता के जाएंगे, और भी अगर आपकी कोई डिमांड हो तो उसे भी आप कमेंट में बता सकते हैं। एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए इसी प्रकार से और बेहतर करने के लिए, आपकी तैयारी और बेहतर बनाएं हम। थैंक यू सो मच।